नमस्कार, मैं हूँ आशीष। नेटफ्लिक्स पर कुछ ही दिनों पहले बायोग्राफिकल डॉकू सीरीज़ रिलीज़ हुई है द रोशंस और कमाल का काम हुआ है। बहुत ही हार्टफेल सीरीज़ है, इमोशनल है और सिंपल है और बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको देखने को मिली। सेलिब्रेशन है रोशंस का, 3 जनरेशन ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा को अपना सब कुछ दिया है और उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइफ़, उनकी मेहनत को सेलिब्रेट करने के लिए इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ हैं द वन एंड ओनली राकेश रोशन जी और साथ में इस सीरीज़ के क्रिएटर, डायरेक्टर वो हैं शशि रंजन जी। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठीक। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सिंप्लिसिटी है और दिल तक पहुँची है, इसको इकट्ठा करने में, इसको लेकर आने में नेटफ्लिक्स तक कितनी मेहनत लगी और आइडिया कहाँ से आया था? आइडिया ऐसा था कि कुछ 7-8 साल पहले एक ट्रांसिस्टर जैसा कुछ निकला था जिसमें 5-10 हज़ार गाने थे। तो हम सुनते थे गाने उसमें। एक दिन मैंने सोचा कि मैं मेरे फादर के गाने सुनता हूँ। तो मैं रोशंस टाइप कर रहा था, लेकिन मेरे फादर का नाम नहीं था उसमें। एक भी गाना नहीं था, नाम तक नहीं था। तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत बहुत अफसोस गूज़बम्प्स हुआ। आ गए सर, आप अभी बोल रहे हो ना? तो मैंने बोला ये तो बहुत गलत बात है। फिर मैंने फ़ोन भी किया, उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मेरे दिल में था कि कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। तो एक दिन शशि और मैं बैठे हुए थे मेरे फार्म हाउस पे। तो शशि मेरे फादर के गाने गुनगुना रहे थे, सारे पुराने पुराने गाने। बोला शशि तुम्हें सब गाने याद है? बोला हाँ, मुझे बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो उसको मैंने शशि को सुनाया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, क्या करूँ मैं? तो he said, why don't you make a documentary on your father? And how it started from there. We started from the father only, and then I told him the next day, after 2-3 days, the idea is very good, we'll go ahead with it. But मेरे फादर के डॉक्यूमेंट्री को शायद आज के जनरेशन शायद ना सुने, तो आई थिंक दैट आई, राजेश एंड ऋतिक विल ऑल्सो जॉइन एंड विल कॉल इट द रोशंस, एंड देन विल प्रमोट हिज contribution to the industry, what music he gave, and then लेकिन what. कमाल कमाल की बात ये हुई कि जो इनका शक था मैं वही वो वो आई बैक टू बिल्कुल डिफर सर, वो बिल्कुल क्योंकि उल्टा हुआ। वो उल्टा है सर। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बात करके आ रहा था, बहुत सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं उनसे भी और मेरे से कम उम्र के लोगों से भी। और सबसे ज़्यादा जो पसंद आई है लोगों को चीज़ वो है रोशन सर के जो पहला ही एपिसोड है। पर सिर्फ अगर वही होता ना तो शायद इतने लोग देख नहीं पाते, देखते नहीं, वो जाते नहीं। जी। बिकॉज वी आर ऑल देयर टुगेदर, इट बिकेम अ पैकेज। सो दे सॉ द पैकेज एंड दे रियलाइज्ड हु रोशन वाज। कन्विक्शन कहाँ से आया और वो जी। पूरी तस्वीरों को, वो पूरी ज़िंदगी लेकर आने में इस 4 एपिसोड की सीरीज़ में वो सब कैसे किया आपने? तो दो चीज़ें थी इसके अंदर। एक तो ये कि मुझे मैं ये एक एक्सपीरियंस था क्योंकि मैंने एक प्रोग्राम बनाया था मेकिंग ऑफ अ लेजेंड, जिसमें मैंने बहुत सारे लिविंग लेजेंड्स के इंटरव्यू किए थे और बहुत कामयाब रहा था वो। बहुत कामयाब, आज भी लोगों को आज भी ध्यान में वो है। को 7-8 साल जी ने चलाया, उसको रिपीट चलते रहते थे उसके। और मैं जब भी विदेशों में जाता था तो मुझे लोग फ़ोटो खिंचवाते थे मेरे, सर आपने कितना अच्छा इंटरव्यू किया था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो मुझे मेरे जहन में था कि ये कहानियाँ इतनी इंटरेस्टिंग हैं और ये इतिहास से जुड़ी हुई हैं, तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट अगर कभी मिलेगा तो वो गलत नहीं हो सकता। जो ही रोशन साहब का जिक्र आया और हमने डिसाइड किया कि बनाना है और फिर बाकी रोशंस की भी कहानी उसमें जोड़ेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास था कि ये जो है कहानी बहुत बड़ी कहानी है और ज़रूर लोगों को पसंद आएगी। लेकिन मुझे ये एहसास नहीं था कि इसका जो इमोशनल कोटेंट है वो इतना ज़्यादा छू छू जाएगा। और ये एक प्रोसेस था, क्योंकि जो ही मैंने अपनी जो रिसर्च शुरू की फैमिली के साथ, तो हमारा जो रोज़ की बातचीत और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम शेयर करने लगे एक दूसरे के साथ। और एक हमारा एक जो इमोशनल बॉन्ड था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझे लगा नहीं कि मैं किसी और की कहानी नहीं कह रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने ही परिवार की कहानी को मैं कहने जा रहा हूँ। तो आई थिंक दैट हैज़ वर्क वेरी वेल इन द डॉक्यूमेंट्री। इमोशनल पोर्शन जो हैं उसके वो बहुत छूते हैं। और चूँकि मैं एक इनका इंसाइडर था, इनके इतने नज़दीक था, इनका मेरे पे विश्वास था,
तो ये ऑनेस्टी और ये नेकेडनेस, बोल्डनेस जो आपको दिखाई देती है, वो शायद इसी का नतीजा था। जब हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, जिसको सो कॉल्ड बॉलीवुड के नाम से लोग जानते हैं, ग्लैमर वर्ल्ड चकाचौंध से भरा हुआ, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर रोशंस का नाम ले तो बहुत ही मतलब ग्लिटरी लाइफ होगी और बहुत एकदम ऐसा होगा कि वो चांदी के चम्मच में सब चीज़ें हैं और ये सब। लेकिन जो एक कांस्टेंट चीज़ें तीनों जनरेशन में मैंने देखी वो था स्ट्रगल। चाहे वो रोशन साहब के साथ हो, राकेश जी के साथ हो, राजेश जी के साथ हो या ऋतिक के साथ हो, जो कि लोग उसको कम बात करते हैं। इस सीरीज़ को देखने के बाद वो समझ में आता है। आप रोशन साहब के साथ देखिए कि वो जो किस्सा है कि केदार सर के यहाँ वो गए हुए हैं और प्रोड्यूसर बोल रहा है कि इनको मत लीजिए, वो रोंगटे खड़े करने वाला है और वो सुन रहे हैं। और ऐसा आदमी जो तैयारी के साथ आया है मेहनत करके, और वो अपने बारे में सुन रहा है कि इसको मत लो, और उसकी पहली दूसरी फिल्म है, तो ये अपने आप में मतलब। और फिर इतनी कम उम्र में पूरी जिम्मेदारी राकेश सर, राजेश सर ने उठाई। ऋतिक ने किस तरीके से स्ट्रगल करके इतना बड़ा स्टारडम अपने लिए हासिल किया। ये कांस्टेंट है स्ट्रगल। ये चीज़ें भी जो आप लेकर आए उस काबिले तारीफ है सर। जी, ये इसलिए था क्योंकि क्या है कि सक्सेस की कहानी तो सबको मालूम है। ये तो गूगल मटेरियल है कि अगर आप जानना चाहें राकेश रोशन की सक्सेस फिल्में क्या थी, अच्छे अच्छे कुछ बातें जो हैं वो सब आजकल अवेलेबल पड़ती हैं। ये डेटा मटेरियल है सारा का सारा। सो डेटा इज करेक्टिंग इज नॉट ऑल दैट डिफिकल्ट, इट इज़ डिफिकल्ट बट इट्स नॉट ऑल दैट डिफिकल्ट. But getting to know the people behind that, about behind the data is the most important thing. ये कैसे लोग थे, ये क्यों इनको हुआ ये और क्यों नहीं हुआ, ये जानना जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर उसमें सुर सही लग जाए तो फिर वो सोने पे सुहागा हो जाता है। मुझे लगता है इस कहानी का या इस सब्जेक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू यही रहा कि दिल से निकली हुई सारी बातें हैं, इसीलिए आप लोगों को छू रही हैं वो रिलेटेबिलिटी लगती है ना, हमें भी लगता है कि हमारे बीच से निकले हुए लोग हैं। ऐसा नहीं है कि जो, जैसा मैं बोल रहा हूँ, वो चकाचौंध भरे, वो एकदम करेक्ट। डायरेक्ट पहुंच गए और कोई स्ट्रगल नहीं था वो सब। अगर एक आप नोटिस करें तो ऋतिक रोशन ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी बिग स्टार, लेकिन जब वो बात कर रहा होता है अपने फादर के बारे में या अपने चाचा के बारे में या किसी भी चीज़, आपको कहीं ऐसा लगता है कि इतना बड़ा स्टार बात कर रहा है। वो लगता है एक लड़का था जो अपने बाप से डर डर के कैसे अपनी राय देता था, एक बच्चा था जो इन्फ्लुएंस था ए चीज़ से बी चीज़ से। तो ये जो जो खसूसियात हैं इस प्रोग्राम में वो हेयर रेजिंग हैं, और आई थिंक यही सबसे बड़ा कनेक्ट है इसका। राकेश सर, मैं ये जानना चाह रहा था, वो जो रोशन साहब के बारे में इतने मतलब, मैं क्योंकि मुझे हिंदी फिल्मों का, हिंदी संगीत का बहुत शौक है, बचपन से जो तराने नगमे सुनते आया हूँ और इतने हिट हैं, वो जो सेलिब्रेशन होना चाहिए रोशन साहब का, उनके संगीत का, उनकी मेहनत का, वो उस तरीके से हो नहीं पाया है। वो जो ड्यू है वो नहीं मिला उनको। जी नहीं मिला। एक बात ये भी है कि जब वो एकदम पॉपुलैरिटी पे थे वो गुजर गए थे। उसी साल 2 साल में उन्होंने बड़ी बड़ी पिक्चरें दी थी, तो वो कई अफोर्ड नहीं कर पाए क्योंकि वो आई थिंक ही वाज 49 में ही एक्सपायर्ड एज वाइज, तो अधूरा रह गया। लेकिन फिर भी उन्होंने इतने अनगिनत नगमे दिए हैं। जी हाँ, गाने तो बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं, लेकिन वो क्या होता है कि व्हेन यू नॉट दे पीपल ट्राई टू फॉरगेट। ये गाने सुने हुए हैं सब ने, लेकिन ये पता नहीं कि अच्छा ये भी रोशन जी का है, ये गाना भी रोशन जी का है। तो ये डॉक्यूमेंट्री ने ये मैं बताया है कि भाई इतने सारे गाने जो आपने सुने हैं ये राजेश के हैं, ये रोशन साहब के हैं। मुझे खुद ताजुब हो रहा था, मतलब मैं जिन गानों को सुन के मतलब मुझे इतना अच्छा फील होता था आज भी, क्योंकि फोक म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक को जिस तरीके से वो फ्यूज करके उसका फ्यूजन बनाते थे, या मेलोडी को जिस तरीके से इस्तेमाल करते थे, वो कमाल है। और कोई मैं संगीतकार जानता नहीं हूँ जो इतनी खूबसूरती से उसको उभार पाया हो। एक और बहुत ख़ास बात थी जो है उसमें, लेकिन वो बहुत अंडरलाइन नहीं है डॉक्यूमेंट्री में। अगर आप हिंदुस्तान के, आज क्योंकि आप म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं, तो जितने गाने फिलोसफिकल हैं जिसमें कोई दर्शन है वो संयोग से सारे रोशन साहब के हैं। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, ओहरे ताल मिले ताल नदी मिले, के अरे जल वाह। में, लागा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे,
ऐसे कम से कम 7-8 गाने हैं। रहे न रहे हम। रहे तो फिर भी चलो एक एक हाँ दर्शन तो उसमें भी है, लेकिन ये 6-7 गाने ऐसे हैं जो सिर्फ दर्शन पे हैं, लेकिन इतने गहरे और इतने मीठे कि आप गा सकते हैं उनको। नहीं तो दार्शनिक चीज़ें या फिलोसफिकल चीज़ें जो हैं वो टिकती नहीं है जहन के अंदर, लेकिन आप गा सकते हैं इन सब गानों को, गुनगुना सकते हैं इन गानों को। ये जो चीज़ थी, ये भी एक मेरे ख्याल में, क्योंकि उनका कहीं ऐसा मानसिक बैंड रहा होगा फिलोसफी की, कहीं एक गहराई उनके जहन में होगी, तभी वो आप इस तरह की कंपोजिशन को बना सकते हो। और वो उनकी खुद की लाइफ की जो सिंप्लिसिटी है, जो मेहनत है, आपने बहुत अच्छे से उभारा है, वो दिखता है। राकेश सर, खुद का आपका, क्योंकि उसमें हम देख रहे थे, जब सीरीज़ देख रहे थे, तो स्क्रीनिंग पर गए, अचानक से आपको ये खबर मिलती है और 17-18 साल की उम्र में एक नौजवान जो खुद के अपने सपने पाला हुआ है, उसको जब इस तरह की खबर मिलती है, कितना आपके लिए इमोशनल सेटबैक था उस समय? मेरे लिए तो उसके उस दिन के बाद सब चीज़ ख़त्म हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतनी जल्दी ये समय आएगा। मैं होता ना, लोगों की फैक्ट्री लगी होती है तो वो बेटे फिर उस फैक्ट्री को चलाते, यहाँ तो कुछ नहीं था। तो मेरे लिए एक अंधेरा सा एक टनल था। आई डिडंट नो व्हाट विल हैपन। क्या मैं आगे बढ़ पाऊँगा ज़िंदगी में? क्या मैं अपने फादर जैसा नाम कमा पाऊँगा? मेरे लिए अंधेरा ही अंधेरा था। तो मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर में चला गया, 4-5 साल में मैं वहाँ काम किया। तो मैं मेहनती बहुत था। मैं डायरेक्शन भी करता था, तो प्रोडक्शन भी संभालता था, पार्टीज़ का पूरा ध्यान भी आप पार्टीज रख भी रहे हैं। ध्यान देता था। तो मैं मेहनती बहुत था। फिर आस्ते आस्ते मुझे एक्टिंग का करियर मिला, लेकिन उसमें भी सफलता इतनी नहीं मिली जितना मैं चाहता था। मैं हमेशा चाहता था कि मेरा नाम बहुत ऊपर हो, मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ, पर वो कामयाबी मुझे मिलती नहीं थी। मुझे लगता है कि आपने जितना अपनी मेहनत डाली है उस हिसाब से, वो मुझे लगता है कि पहले दूसरे जनरेशन में तो रहा ही है कि जो मेहनत हुई वो ड्यू उन लोग को मिला नहीं है। मैं सही समझ पा रहा हूँ? हाँ, सही बोल रहे हो। और आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती थी। एक्टिंग में मुझे याद है कि आप जब आते थे स्क्रीन पे, मुझे आज भी याद है बचपन में मैं बोलता था इतने खूबसूरत हैं, क्योंकि हम लोग के ना एक थोड़ा-सा सिमिलैरिटी है वो आँखों का और वो सब वो कलर, तो मुझे लगता था ये हमारे ख़ानदान के कोई हैं, बड़े सुंदर से, इतने हैंडसम से, और आपका एक ऑरा था मुस्कुराते हुए, और मुझे आपके गाने आज भी याद हैं। हेमा मालिनी के साथ में आज उनसे मुलाकात हो गई, अगर मैं गलत नहीं हूँ, घोड़े वाला जो गाना है। ऐसे-ऐसे फ़िल्मों में इतने बढ़िया आपने काम किए हैं, उसके बाद भी वो जो ड्यू है एक्टर के तौर पे उस समय, शायद उसके लिए आपको एक अंदर में कोफ्त रही होगी। जी हाँ। और फिर आस्ते-आस्ते मैं फ्रस्ट्रेटेड होता गया, लेकिन मैंने काम छोड़ा नहीं कभी। मैं लगा रहा कि मुझे अगर हीरो के रोल्स नहीं मिल रहे तो मैं साइड रोल्स कर लूँ, कभी विलन का रोल कर लूँ, बिकॉज़ आई वांटेड टू स्टे एंड थिंक व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट। एक किस्सा मुझे उसमें बहुत ही, मतलब वो इमोशनली है, बहुत टची है। जब आप अपने दोस्तों के साथ एक कहीं पार्टी में गए या कहीं, और पेपराज़ी उस समय सो कॉल्ड जो फ़ोटोग्राफ़र्स थे, वो आपको और पिंकी मैम को बोल रहे हैं कि आप लोग साइड हट जाइए। एज़ एन इंडस्ट्री इनसाइडर, एक्टर के तौर पर, और प्रोड्यूसर भी शायद तब तक बन चुके थे। ये नहीं, बहुत प्रोड्यूसर नहीं बना प्रोड्यूसर था। नहीं बने थे। लेकिन ये अपने आप में बहुत ही, मतलब वो बहुत डार्क रियलिटी है, लेकिन झटका देने वाला भी है, अंदर तक सिहरन पैदा करता है कि आप लोगों के साथ ये हो सकता है, तो बाहर और कोई होगा तो उसके साथ क्या हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। उस समय क्या हौसला कैसे मजबूत करते थे आप अपने आप के? नहीं, बस यही एक ज़िद था अंदर, एक 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 विश्वास था अंदर कि मैं मेहनत करूँगा तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी एक ना एक दिन। और मैं लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा। और इस इंडस्ट्री की एक और बात है जो उन्होंने कही भी है उसमें, कि इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। ये इंडस्ट्री सिर्फ सफलता देखती है, सक्सेस देखती है, ये और कुछ नहीं देखती है। तो अगर आप सफल हैं तो आपकी फ़ोटो खींचेगी, आपको लोग बुलाएंगे, आपसे मिलेंगे। अगर आप सफल नहीं हैं तो आप कितने ही खूबसूरत हों, कुछ भी हो, रिकग्निशन नहीं है। सही में। जिस तरीके की फ़िल्में आप लेकर आए एज़ अ डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, लोग उस पे विश्वास नहीं कर सकते, बहुत थिन लाइन है। आपका कन्विक्शन, मैं हमेशा पिछली बार भी जब मैं बात कर रहा था, जिस तरीके की फ़िल्में आप लेकर आए, वो कन्विक्शन आपका था, इसलिए वो आ पाई, और आज उसको हम उसके 25 साल और इतने साल मना रहे हैं। एक्टर्स भी उस समय, जो उस समय के थे, वो उस पे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन आपका कन्विक्शन था। वो जर्नी भी आपकी वैसे ही है।
आपका कन्विक्शन था, इसलिए वो इतनी आगे बढ़ पाई और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। सही वो कह रहे हैं, कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और कन्विक्शन के साथ ऑनेस्टी, उस कन्विक्शन को कैसे ऑडियंस को हमें बिलीव करवाना है, वो बहुत मुश्किल काम था। और जब भी एक ही पिक्चर बनाता था मैं 2 साल में, 2.5 साल में, लेकिन वो पिक्चर फिर मेरे जहन में 24 घंटे चलती थी कि कैसे कन्विंस कराऊंगा, कन्विंस होगी कि नहीं होगी ऑडियंस। तो एक पिक्चर अगर कामयाब हो गई तो फिर चैलेंज होता था कि अभी अब क्या बनाऊँ, मुझे वो पिक्चर नहीं बनानी फिर से दोबारा, रिपीट नहीं करना अपने आप को, मुझे किसी और कहानी पे काम करना है। तो मैं दूसरी कोई कहानी लेता था जो बिलीवेबल नहीं है, फिर मैंने इसको भी बिलीवेबल बनाना है, तो ऐसे ही चलता रहा। ये क्योंकि कि कोई लेजेंड होता है किसी भी फील्ड में, उनके बच्चों के ऊपर ना लेजेंड से ज़्यादा प्रेशर होता है, बोझ होता है कि वो जो लीगेसी है उसको आगे बढ़ाया जाए। और इनके ख़ानदान में, रोशंस में मैंने ये देखा है कि हर जो जनरेशन है उसने प्रूव किया है अपने मेटल के साथ, अपने कोर के साथ। ये आप इसको जब देखते हो, चाहे राकेश सर के साथ हो, राजेश जी की भी अपनी एक स्ट्रगल है, अपना एक उनकी जर्नी है, और ऋतिक की तो हम सब देख रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन सबको कैसे पिरो पाए आप एक साथ? और सबसे ज़्यादा आपको इसमें खूबसूरत और चैलेंजिंग पॉइंट क्या लगती है? सबसे पहले सिंप्लिसिटी, कि पूरी फैमिली के अंदर एक सिंप्लिसिटी थी। एक अब वो हो सकता है कि मेरे ताल्लुकात की वजह से आई है, जैसे भी आई है, लेकिन एक इनहेरेंट भी सिंप्लिसिटी है। वो फादर में भी थी, वो रोशन राजू जी में भी है, राकेश जी में भी है, और ऋतिक भी उतना ही सिंपल है। ऋतिक इतना कई बार अनअज्यूमिंग लगता है कि आपको यकीन नहीं होता कि इतना बड़ा स्टार है ये। तो आई थिंक इनकी डीएनए के अंदर है कि ये बहुत ही सिंपल लोग हैं, कुछ अपना फूफा बहुत नहीं करते हैं। और आई थिंक वो बहुत कंफर्टिंग था मेरे लिए, कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि यार मैं इतने पॉपुलर लोगों के साथ इनके इंटरव्यू करने हैं। जैसा मैं चाहता था वैसे चीज़ें होती थी, हमारे डिस्कशंस भी होते थे, आर्गुमेंट भी होते थे, लेकिन वो इतनी सहजता से थी सारी चीज़ें कि इट वाज लाइक अ ब्यूटीफुल फ्लो। द होल, अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखें, इज लाइक अ सिम्फनी। इसमें कोई सुर आपको ऐसा नहीं लगेगा जो मिस हो रहा है। जो मिस हो रहा है, जिसमें आपको लगे यार ये तो कहाँ से बीच में आ गया, इसकी जगह कुछ और आता तो बेटर था। नॉट इवन वंस। एंड आई डेफिनेटली वुड गिव क्रेडिट टू माई टीम ऑल्सो। इतना कोहेसिव काम किया है हमने। मेरे कैमरामैन आँख के इशारे से कि ये चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही करते थे। मेरी एडिटर जो थी गीता, ये था। उन्होंने भी, मतलब हम वी वर लाइक दिस, एक बोला दूसरा बोला, दोनों की यही रहती थी, ये ना मिस हो जाए, वो ना मिस हो जाए, ये तो नहीं छोड़ दिया। फिर थर्ड, जब हम पूरी प्रोडक्ट बन गया, फिर जब हम म्यूज़िक पे आ रहे थे, बैकग्राउंड म्यूज़िक ऑल्सो, अगर आप इसको सेकंड थर्ड टाइम देखेंगे ना, देन यू विल अप्रिशिएट। मैं वो उस पे आने वाला था, बहुत ही क्यों? खूबसूरती से आप वो लेके आए। क्योंकि पहली बार तो सिर्फ इमोशनल इम्पैक्ट और स्टोरी का इम्पैक्ट इतना है कि आपको ये चीज़ें जहन में नहीं आती, लेकिन मेरे बहुत सारे फिल्म मेकर दोस्तों ने दूसरी बार जब देखा, लाइक डेविड ने मुझे फ़ोन करके बोला कि शशि तूने बैकग्राउंड म्यूज़िक क्या किया है यार इसका। क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में बैकग्राउंड म्यूज़िक पे ध्यान इतना देना, नुआंसेस के ऊपर, मतलब बहुत सिंप्लिसिटी के साथ और बहुत सुर के साथ वो चलता है, वो उसको एग्जैक्टली वो एक पार्ट लगता है, इमोशन उसका वो बढ़ाता है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि आप सुन रहे हैं एक ट्रैक जो आपने बरसों से सराहा है, करेक्ट, उसी के साथ इमीडिएटली एक डायलॉग के पीछे कुछ बज रहा है, वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। वो अगर उससे थोड़ा सा भी फीका लगा तो आपके कान को ऐसा लगता, मेरे तो लगता था तो जब हम बनाते थे, मैं बोला यार तुम कम से कम इतनी शर्म तो करो कि जो लोग ये सुन रहे हैं उसके बाद ये सुनेंगे तो थूकेंगे तुम पे, थोड़ा इसको इम्प्रूव करो इसको। तो so all these layers has made it a kind of a, आपके लिए उन्हीं का मैं एक्सटेंडेड क्वेश्चन पूछूंगा, सबसे खूबसूरत, सबसे इमोशनल पॉइंट क्या था इस पूरी सीरीज में? जो मैं चाह रहा था कि मैं अपने फादर का कॉम्पोजिशंस लोगों तक पहुंचाऊं कि ये गाने मेरे फादर ने बनाए हैं, उसमें मैं अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कामयाबी मिली है, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट दैट आई डिड दिस डॉक्यूमेंट्री फॉर हिम। वो इमोशनल पॉइंट्स भी मैंने आपके देखे
कि कहाँ वो जो जैसे सुर की जो बात कर रहे हैं, जब आप बता रहे हैं तो वो आँखों में नमी, आँखों में चमक, वो सब दिखाई दे रही हैं। न सिर्फ़ आप में, राजू सर में भी, ऋतिक में, सब में। आखिर में क्योंकि मैंने खुद वो एनिग्मा देखा है ऋतिक के स्टारडम का। हम बचपन में जब देखते थे तो मुझे लगा कि ऐसा स्टार मैंने देखा नहीं है। एक स्टार ऐसा उदय हुआ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, और पागलपन देखा है, दीवानगी देखी है। लेकिन लोग उसके पीछे के जो स्ट्रगल है वो नहीं जानते कि स्टैमर वाली जो चीज़ है। मुझे आज भी याद है आइफ़ा के लिए उन्होंने बताया था बहुत पहले कि वो हेलो दुबई, दुबई में शायद था। वो बोलने के लिए 2 या ढाई घंटे कबर्ड में वो बोल रहे थे बार-बार, और अल्टीमेटली वहाँ बोल नहीं पाए थे। या डॉक्टर ने ये बोला था कि उनके बैक में जो इश्यू है, खड़े तक सही ढंग से हो नहीं सकते। उसके बाद डांस और बॉडी जिस तरीके से वो बनाई है, वो एक चलन शुरू हो गया। उनके स्ट्रगल के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए, कामयाबी के लिए स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, कोई चीज़ आपको टेम्परेरी मिल सकती है, बट इट विल नॉट स्टे लॉन्ग। तो स्ट्रगल करना, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। Thank और you. इतनी खूबसूरत सीरीज़ हम लोग तक लेकर आए, रोशन सर के और रोशंस के बारे में हम लोग वैसी चीज़ें आपने बताई जो हम शायद जानते नहीं हैं, और बहुत हार्टफेल्ट हैं, बहुत सिंपल हैं, लेकिन बहुत ही एनिग्मेटिक और बहुत इम्पैक्टफुल हैं। मुझे लगता है कि और भी चीज़ें आप लोग की आए और हम इसी तरीके से आप लोग को सेलिब्रेट करते रहें। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much.